हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल। आज मैं आपको एक ऐसी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ जो एक हकीकत है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो गांव से शहर में आती है। उसकी आइडेंटिटी को सेफ रखना, उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो मैं उस लड़की का नाम रिवील न करते हुए यहाँ कुछ काल्पनिक नाम उसे दे देता हूँ। वो लड़की जिसका नाम मैंने यहाँ तितली रखा है, वो कुछ दिन मुझे पहले मिलती है और अपने बारे में बताती है कि कैसे उसके गांव से शहर का सफ़र पूरा हुआ और किस तरीके से उसे ये हैदराबाद कुछ खास पसंद नहीं आया। तो ले शुरू करते हैं उस तितली की कहानी। आपकी आसपास के जैसी मैं आम लड़की हूँ। आपके आसपास आपने कई लड़कियां देखी होगी, वैसी ही मैं एक आम लड़की हूँ। माफ करना, आम तो नहीं कहेंगे, लेकिन शायद नजरअंदाज या एक ऐसी लड़की जो कि ओझल है। समाज के सामने ही सही, आप लोगों के सामने भी मैं नजरअंदाज हूँ। नज़रअंदाज इसलिए क्योंकि हम जैसी लड़कियों का न तो वजूद होता है, और अगर हम गायब हैं या नज़रअंदाज हैं या आंखों से आप जैसे लोगों से ओझल हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे मैंने आपका पॉडकास्ट साउंड ऑफ सोल सुना है, और आप कुछ ऐसी रियलिटी या कुछ लाइफ की ऐसे पहलुओं को सामने लाते हो, कुछ इस शब्दों में कि वो कहीं ना कहीं मुझे अपने हाल ए जिंदगी से जुड़ी हुई महसूस होती है। तो मैं आपको आपकी आप बीती बताना चाहती हूँ, और इसे चाहे आप अपने पॉडकास्ट में शामिल करें या ना करें, यह आपके ऊपर है। तो तितली का ये पॉडकास्ट या उसकी आप बीती आप साउंड ऑफ सोल पे सुन रहे हैं। मुझे अपनी जिंदगानी का एक पहलू आपसे शेयर करना है सुदर्शन जी, और वो ये है कि कई साल जब मैं छोटी बच्ची थी, ठीक है, यानी कि सब लोग छोटे होते हैं, लेकिन जब मैं छोटी सी बच्ची थी 4 साल की, अपने एक बिहार के छोटे से गांव में रहती थी। वहाँ मेरे साथ मेरी मम्मी भी रहती थी। मम्मी को मैंने कई बार पूछा कि मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, बाबा कहाँ रहते हैं, तो मम्मी मुझे यही कहती थी कि वो बड़े शहर में गए हैं कुछ कमाने के लिए, हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। तो मैं भी खुश हो जाती थी। मैं सोचती थी कि पापा तो बड़े शहर में होंगे, बड़ा घर होगा, वो बहुत बड़ा काम करते होंगे, नौकर चाकर होंगे उनके हाथों के नीचे। ये सारे के सारे ख्वाब मैं अपने छोटे से गांव में एक छोटे से कमरे में देख रही थी। कई बार मैंने पूछा अपने पापा को कि बाबा, ये पापा आप कब आने वाले हो शहर से वापस गांव? क्या आप आओगे? क्या आप हमें इस दिवाली नए कपड़े दिलाओगे? क्या आप इस नए साल हमारे घर पर आओगे? कई बार ऐसा होता था कि पापा अगले साल, अगली दिवाली, अगला त्योहार, यूं करते करते शायद कभी कभी आते भी नहीं थे। तो साल 2 साल में तो मुझे अपने पिता की शक्ल याद भी नहीं रहती थी। अब हुआ ऐसा कि मैं 4 साल की थी और 4 से 5 साल की हो गई। हाल जिंदगी कैसी जा रही थी मुझे भी नहीं पता। कब मेरे नंगे पैरों में से, या मेरे छोटे छोटे नंगे पैरों में से कब एक मोटी सी चप्पल मेरे पैर में आ गई, कब मैं खेतों की तरफ बढ़ गई, कब मैं घर के सारे काम करने लग गई, मुझे भी नहीं मालूम। एक दिन ऐसा हुआ दोपहर में कि मैं जब सोई हुई थी तो मेरे नंगे पैर पर किसी ने अपनी उंगलियां नचाई और कुछ आंसू मेरे पैर पे गिरे। उस तपती धूप में कुछ मेरे पैरों पे गिरे और कुछ जमीन पर। जब वो जमीन पर गिरे तो वो आंसू ऐसे ओझल हो गए जैसे हमारी भूख मिट जाती है। जब माँ ये कहती है
कि बाबा हमारे लिए खाना लाएंगे। वो आंसू ऐसे ओझल हो गए जैसे मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन एहसास था कि किसी अपने ने ही मुझे हाथ लगाया। दूसरे दिन माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी पायल किधर है। मैं भी हंस के कह दी कि शायद गुम गई होगी। जिंदगी का कड़वा सच तभी मैंने जाना जब माँ ने मुझे डांटा नहीं मेरे पायल खोने पर, क्योंकि हम दोनों ही जानते थे हमारे जिंदगी के हालात, हमारी हालत हम दोनों को ही मालूम थी। और कहते हैं ना कि बुरे दिन एक जैसे नहीं रहते, तो हुआ भी ऐसा। मैं जब 6 या 7 साल की हो गई तो अबू का खत आता है, यानी पापा का खत आया, और पापा ने कहा कि मैंने आशियाना बना लिया है शहर में और तुम दोनों को मेरे साथ रहना होगा। अब मैं तो बहुत खुश हो गई, मम्मी भी यहाँ बहुत खुश थी कि अब हमें अपने आशियाने में जाने का मौका मिलेगा। हुआ भी वैसे, और पापा के खत के साथ कुछ पैसे आए थे। मैंने तो ये सोचा था कि पापा को जाके थोड़ा सा रपट लगाऊंगी कि पापा आप हमें क्यों नहीं लेने आए, बट इसकी हकीकत हमें बाद में पता चलने वाली थी। ठीक है, पैसे तो आ गए, खत भी आ गया, हमने अपनी झटपट सारी सी तैयारी से कर ली। एक बक्सा था, एक थोड़ा सा कपड़े वपड़े कुछ बचे हुए थे, गांव के वो छोटी सी घर में से हम लोगों ने वो सारी चीजें बांधी, बस में बैठे और बस से हम ट्रेन का सफर किए। पहली बार बस और ट्रेन का सफर गांव से बाहर जा रही थी। दिल, ये छोटा सा दिल कई तमन्नाओं कई आशाओं से भरा हुआ था। आंखों में खुशियां भी थी, गम गांव छोड़ने का था। अपनी सहेलियों से मैं अब दूर जाने वाली थी और न जाने कब उन लोगों से मिलने वाली थी। कई सहेलियों की तो शादी भी हो गई, गौना भी हो गया, लेकिन मेरे पापा तो शहर में थे, तो मेरा कौन शादी कराता। इसलिए मैं अकेली थी और मैं उदास भी थी, क्योंकि मेरी बहुत सारी सहेलियां जो है ना शादी करके कहीं ना कहीं जा रही थी। कभी वो आती तो कभी वो बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे है ना बहुत गुस्सा आता। चलो आते हैं कहानी तक। अब हम ट्रेन से शहर आए हैदराबाद। हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा। यहाँ बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़ी इमारतें हैं, लोग पता नहीं अलग ही भाषा में बोलते हैं। मुझे तो वो भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती। बाद में पता चला इस भाषा को तेलुगु कहते हैं, बट हाय तौबा, मुझे ये भाषा अब तक समझ में नहीं आई। ठीक है, तो हम हैदराबाद से जब पहुंचे रेलवे स्टेशन, तो वहां पे हमारे पापा खड़े थे। अब पापा के हाथ में एक बोतल था पानी का और कुछ खाने का सामान। पापा की हालत बहुत कमजोर लग रही थी। माना मैंने उनको छोड़िए, मुझे भी याद नहीं माना मैंने उनको कितने साल पहले देखा। बचपन में पता नहीं, शायद ही याद होगा ऐसा, बट फोटो देख लेती थी तो फोटो से अभी मेरे पापा बिल्कुल अलग लग रहे थे। अब उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ऐसा लगता था कि शहर में आके उन्होंने सिर्फ पैसे ही कमाए, खाना तो कभी खाया नहीं। शायद हमारी चिंता करते होंगे, शायद बड़े घर में कोई होगा नहीं काम करने के लिए, सब कुछ खुद ही करते होंगे। मेरे तो छोटे छोटे दिमाग में यही सपने चल रहे थे कि मेरे पापा जो काम बहुत सारा करते हैं, बहुत सारा पैसा जमा कर चुके हैं शहर में आके इतने सालों से, शायद इसी के वजह से उनकी तबीयत खराब है। पापा ने हमें बस में बैठाया, बस की सवारी हमने की और करते करते हम एक ऐसी जगह पे आप पहुंचे जहां का नाम चलो बता देती हूँ। ये छोटा सा जगह है, इसे कहते हैं हैदराबाद में नागाराम। नागाराम के बस स्टॉप के पास मैं उतरी। खिड़की से जब मैंने पूरी हैदराबाद का एक 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 सुनहरा सा प्यारा सा मतलब भीड़ भाड़ से भरी हुई सड़कें, लोग इधर से उधर तितर बितर जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, परवाह थी तो मुझे मेरे सपनों की, मुझे मेरे बाबा के आशियाने की। हम जैसे ही बस से नागाराम में उतरे, तब बाबा ने हमें मेरा आशियाना दिखाया। वो आशियाना स्कूल के करीब ही था, यानी कि बस स्टॉप से हम उतरे, बस स्टॉप के
किनारे या कहिए कि साइड में एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो मुझे बाद में पता चला जिसकी हालत वैसी ही थी जैसे मेरी जिंदगी की। स्कूल के पास ही एक शौचालय था। यस, आपने सही सोचा, मेरा वो आशियाना एक शौचालय था। बाथरूम इंग्लिश में कहते हैं, स्नान घर, शौचालय, या आप उसे टॉयलेट रूम कुछ भी कह लीजिए। मेरे पापा वहां पे सफाई करने वाले कर्मचारी थे, जिसे आप जेनेटर कहते हैं इंग्लिश में शायद, या हमारे हिंदी में तो इसको पोछा मारने वाला, झाड़ू करने वाला, साफ सफाई करने वाला ही कहते हैं। आशियाना काफी छोटा था, मेरे सपनों से भी काफी छोटा। पता चल गया कि उम्मीदों के पहाड़ जब ढह जाते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। बट खुशी इस बात की थी कि मैं अपने पापा के साथ थी, और चाहे पापा कहीं पे भी रहे या मम्मी कहीं पे भी रहे, मेरा आशियाना वही है, और वही हमेशा रहना भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए उनके माँ बाप जहाँ हैं वही उनका आशियाना। अब ये जो रूम था इतना छोटा था कि शायद ही हम आसानी से सो सकते थे हम तीनों। कभी कभी तो पापा जो हैं, दरवाजे के बाहर सड़क है, दरवाजे के बाहर एक सड़क है और सड़क के किनारे ही सो जाया करते थे, ताकि हम माँ बेटी एक अच्छी नींद सो सके। लेकिन कभी कभी बरसात के समय बहुत मुश्किल होती थी, हम तीनों को सिकुड़ के सोना पड़ता था। मुझे बहुत गंध आती थी उस माहौल में। बाथरूम के पास ही एक छोटा सा रूम, और वहां पे लोग अपना क्रियाकल्प यानी सुबह शाम आते जाते, पेशाब करते, बाथरूम जाते, और मेरे पापा उसको साफ करते, उस गंदगी को साफ करते। उसकी बदबू जो आती थी तो मैं सोचती थी कि ये आशियाना कितना खराब है, कितना खराब है, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं अपने पापा को कैसे बोलूं कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन कहते हैं ना, आदत बन जाती है चीजों की, और वो आदत बन गई। पापा सुबह उठते, बाथरूम ये सब साफ करते, अखबार लेके कुर्सी लगा के बैठ जाते। आए गए राहगीर जो हैं उनको कुछ पैसे देते, बाथरूम यूज करते, फिर पापा फिर साफ करने चले जाते। मैं बाहर खेलती रहती, सड़कों पे खेलती रहती, गाड़ियों को देखती रहती। मेरे लिए तो यही सब कुछ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब बाथरूम के पास वाला जो स्कूल, सरकारी स्कूल ही सही, खुल गया था। शायद उनकी छुट्टियां खत्म हो गई होगी बच्चों की, बच्चे धड़ से आने लग गए, और तब मुझे यकीन हो गया कि ये स्कूल के बच्चे भी मेरे गांव जैसे ही हैं। न इनके पैरों में चप्पल है, न अच्छे कपड़े, न इनके पास किताबें रखने के लिए अच्छी बैग है, और न ही इनके पास मेरे जैसे जिंदगी। मैं भी फटेहाल और ये भी फटेहाल। बस हम दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, और वो था हमारी आंखों में सपनों के सपने पालना, यानी कुछ ना कुछ अधेड़ बुन करते रहना। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी लड़कियां थी यहाँ पे जो शायद बहुत कुछ सपने देखती थी मेरे जैसे। जब मैं बस स्टॉप पे बैठती थी ना, उनसे बात करती रहती थी। ये लड़का या ये लड़की हमारे बाथरूम में आते, और फिर अपना शौचालय या फिर अपना जो सब कुछ करके यहाँ से चले जाते। मैंने कहा अपने पापा को, पापा मेरी उम्र अभी 10 साल की हो चुकी है, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी कुछ नए कपड़े दिला दो। पापा ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा को लगता था कि कुछ पैसे आ जाएं तो स्कूल जाना लाजमी है। आशियाना तो अब मैंने देख लिया, और अब उसी आशियाने को मैंने अपना घर भी मान लिया, क्योंकि माँ खाना बनाती वहीं पे, बाहर कहीं काम करने जाती नहीं थी। पापा का काम जो था मैंने आपको बता दिया। अब मुझे पढ़ना था,
मुझे अपने हालात बदलने थे, मुझे अपनी जिंदगानी बदलनी थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद इन कोरे पन्नों पे जो काली स्याही है, भले ही किसी की जिंदगी बदले ना बदले, ये काला या ये काली स्याही मेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। और मैंने ठान लिया, मैंने कहा अपने पापा से कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे इस स्कूल में जाना है। कुछ दिन ऐसे चले गए और बाबा ने कुछ पैसे जुटाए और हम स्कूल के भीतर गए। हमने एक कोई तो था वहाँ पे जो तेलुगु में बात कर रहा था, उसे हमने पेपर दिए और पैसे दिए। उसे हमने आश्वासन दिया कि भाई 2-3 दिन के बाद आ जाओ, तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हम गए वापस। जाने के बाद 2 दिन के बाद पता ये चलता है कि मेरा एडमिशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने फॉर्म पे भरते समय व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन के जगह पे कुछ लिखा ही नहीं। कैसे लिखते कि वो जमादार है, कैसे लिखते कि वो बाथरूम साफ करते हैं, कैसे लिखते कि वो लोगों की टट्टियों को, पेशाब को हटाते हैं, कैसे लिखते कि वो इस गंदे माहौल में नाक सिकुड़ के बैठते हैं, कैसे लिखते वो अपनी बेटी की जिंदगानी बदलने के लिए, ये कैसे लिखते कि वो क्या करते हैं। और उसी समय तब मुझे समझ में आया कि मेरी जिंदगानी शायद इस शहर में नहीं बनेगी। मैंने कई बार सोचा कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन उन स्कूल वालों ने हमें ठुकरा दिया। ठुकराया इसलिए क्योंकि हम नीची जात के हैं, ठुकराया इसलिए कि हम नीचा काम करते हैं, ठुकराया इसलिए कि मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे आंखों में कई सपने हैं। मैं भले ही 10 या 12 साल की हो चुकी हूँ अभी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शहर मुझे बहुत कुछ आगे, मेरे सपनों को एक नई उड़ान देगा, मेरे सपनों को एक नया रंग देगा। मेरे अब जो इस काले पन्ने को मैंने जो भर दिए हैं अपने सपनों से, अपनी आंखों में जो मैंने आत्मविश्वास लाया है ना, वो वे आत्मविश्वास ये शहर मुझे देता है। मुझे मालूम है कि आज मेरी उम्र भले ही 12 साल की हो, लेकिन आज नहीं तो कल इस चीज़ को मैं हकीकत बना के रहूँगी और मैं इसी स्कूल में एक दिन एडमिशन लेके रहूँगी। मुझे किसी को साबित करना नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी से ही एक चीज़ ऐसी सिखानी है, एक माहौल ऐसा लेना है, एक बदला मेरी ज़िंदगी से लेना है कि मेरी ज़िंदगी मेरे बाबा जैसी नहीं होगी। मैं और मेरे बाबा कुछ कोशिश कर रहे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ही सही, क्योंकि प्राइवेट में तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बाबा के पास भी नहीं है, ना उनको इंग्लिश आती है, ना वो फॉर्म भरना। हाँ, तेलुगु थोड़ी थोड़ी मेरे बाबा सीखे हुए हैं अभी, तो वो इसलिए फॉर्म भर देते हैं। लेकिन अब भी पिछले 4 साल से मेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। कोशिश जारी है और जारी रहेगी। तब तक आप मेरे भाई को सुन लीजिए। सुदर्शन जी, आप मेरे पॉडकास्ट या मेरे कहानी को अगर अपने पॉडकास्ट पे लाते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ, मैंने ये वेरी हैप्पी इसलिए सीखा क्योंकि कुछ लड़कियां मेरे साथ बैठती हैं ना, तो वो मुझको कभी ना कभी ये बातें करते रहती हैं। वो बोलती रहती हैं, तितली चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, रोना मत, बी हैप्पी। तो मैं यही कहती हूँ कि आपने मेरी कहानी सुनी, बी हैप्पी। बी हैप्पी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, हम जैसे कई लोगों की है, कई लड़कों की है, कई लड़कियों की है, जिनके माँ बाप ऐसे बाथरूम के साफ सफाई में है। मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ, सुनने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी छोटा दिल है, हमारी आंखों में सपने हैं बड़े बनने के, कुछ कर दिखाने के, कुछ हौसला चाहिए, कुछ आत्मविश्वास चाहिए। आपके बड़े शहर में आए हैं तो इंसान की सोच छोटी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए। हमें भी अपनाने की कोशिश करें कि हम भी इसी देश में आपके जैसे ही
कुछ सपने बनाने, कुछ अपनों को सिखाने और बताने आए हैं। आपने मुझे सुना, इस तितली को सुना, उसके लिए थैंक यू। ये थी तितली की एक छोटी सी कहानी, जो उसकी खुद की आप बीती थी, जो उसने मुझे सुनाई थी और मैंने उसे कुछ अपनी ही शब्दों में आपके सामने रखा। बट इन सब की चीज़ें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हर एक इंसान इंसान होता है और इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तितली ही नहीं बल्कि तितली की कई लड़कियों की ये कहानी है। उनके माँ बाप का पेशा कभी कभी उनको स्कूल में एडमिशन में रोक देता है। तो मैं उन सभी को, उन सभी छोटी बच्चियों को, उन सभी छोटे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप, चाहे आपके माँ बाप कोई भी काम करते हो, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो इज्जत से कमाते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम करना हो। ज़रूरी ये है कि परिवार को चलाना और आपके नन्हे नन्हे होठों पे हल्की सी खुशी लाना, शायद यही एक माँ बाप चाहता है। आप सुन रहे थे साउंड ऑफ सोल को, जहां होती है दिल से दिल तक की बातें। आपने मुझे सुना, सुदर्शन को, ऑन द साउंड ऑफ सोल। कीप लिसनिंग एंड कीप बीइंग अ ह्यूमन। Till then, please take care of yourself and your family, because they are everything for you. Sayonara.